अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। अलकायदा को अमेरिका ने पाला था, नतीजा क्या हुआ? ये 9/11 के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को मालूम हुआ। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत 3 गुनी होने जा रही है, मगर रूस, चीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क इसका लुत्फ ले रहे हैं। पड़ोस में आग लगी हो और आपको फर्क ना पड़े तो समझिए अगला नंबर आपका है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज की अड़ी में अफगानिस्तान के विकट समस्या, संकट पर बात करेंगे। कैसे एक मुल्क जिंदा बम बनता जा रहा है। आपके, हमारे और शायद पूरी दुनिया की कल्पना से परे एक बड़ा संकट सामने है। अफगानिस्तान की जमीन से क्या क्या हो सकता है, शायद बहुत सारे लोग अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हों। अमेरिका ने भारत की रक्षा बजट का 40 गुना, भारत के रक्षा बजट का 40 गुना अफगानिस्तान में खर्च कर दिया। बहुत सारी कुर्बानियां दे दी। 3000 के आसपास सैनिक मरे और लाखों घायल हुए। इनकी कुर्बानी, लाखों सैनिकों की अपंग हो जाने के बावजूद और फिर 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद वापसी, क्या उसे वो हासिल हुआ जिसकी इतनी भारी कीमत उसने चुकाई है? और अगर नहीं तो फिर बगैर निर्णायक अंजाम तक पहुंचे उसने पीछे हटना गवारा क्यों किया? आज की अड़ी में भारत की चिंताओं पर बातचीत होगी, जिनपिंग इमरान की तालिबानी चाल पर बात होगी और साथ ही समझने की कोशिश होगी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा है अफगानिस्तान। लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर, तालिबान के साथ लश्कर जैश के 1000 आतंकवादी अफगान सरकार के खिलाफ जंग में शामिल। लश्कर जैश 200 का समूह बनाकर 1000 पाकिस्तानी आतंकी दे रहे हैं तालिबान का साथ। लश्कर और जैश का हाथ मिलाना भारत के लिए बड़ी चिंता का सबब। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लश्कर, पाकिस्तान और बलूचिस्तान सीमा पर लश्कर जैश के आतंकवादी, लश्कर और जैश के आतंकवादी भी तालिबान के आतंकियों के साथ मिलकर वहां की सरकार के ऊपर बम बरसा रहे हैं। और ये निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का एक बड़ा सबब, क्योंकि इस तरीके से तालिबान की पैठ पाकिस्तान में मजबूत होगी और पड़ोसी पाकिस्तान जो पहले ही खतरनाक है उसके और खतरनाक होते जाने का अंदेशा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, 80 से 85% अफगानिस्तान पर कब्जे का दावा तालिबान की तरफ से हो रहा है। बाहर जो खबरें आ रही हैं, फैक्ट क्या है? देखिए निशांत, माफ कीजिएगा दिनेश, अगर मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि तालिबान जरूर 85% के ऊपर दावा कर रहा है। हालांकि वो उतना नहीं है। तालिबान खासतौर पे अफगानिस्तान से जो सिक्योरिटी फोर्सेस बता रही हैं कि जरूरत से ज़्यादा तालिबान ये दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तालिबान कब्जा करता जा रहा है, चाहे वो कांधार हो या दूसरी जगह हो, वो ज़रूर दर्शा रहा है कि तालिबान अगले 6 महीनों में काबुल के आसपास सारी जगहों पर अपनी पकड़ बना लेगा। तो यही सबसे ज़्यादा चिंता का सबब है, क्योंकि दिनेश, अगर तालिबान ये पकड़ बना लेता है तो फिर तालिबान को वहाँ से हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करीबन 20 साल लगे खासतौर पर अमेरिका को लगातार अपने पैर वहाँ पर जमाने में, और कई सालों की मशक्क़त के बाद, कई जानों के बाद तालिबान को इतना पीछे फेंका गया था। लेकिन अगर एक बार फिर तालिबान उतनी ही मजबूती के साथ पैर जमा लेगा तो उसको पीछे कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये पूरी दुनिया को मालूम था, खासतौर से अमेरिका को तो मालूम ही था। लेकिन क्या अब जो सामने दिखाई दे रहा है वो इनएविटेबल है? सामने एक खतरा है और क्या वो खतरा आकर रहेगा? सुमित चौधरी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जेड तरार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता यूएस विदेश मंत्रालय। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत स्वागत करता हूं जेड तरार साहब। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं एक सवाल का जवाब, जो बहुत अहम सवाल है। क्या ये पहले से सोचा जा रहा था कि ये स्थितियां बनेंगी, या इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था? जी दिनेश जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि हम 20 साल पहले, और ये बहुत अहम चीज़ है कि हम 20 साल पहले अफ़गानिस्तान में एक ही वजह के लिए गए हैं, और वो था अलकायदा को ख़त्म करना और 9/11 के लिए, जैसे आपने कहा, 9/11 को जवाब देना। और वो हम सालों से दे चुके हैं। और राष्ट्रपति बाइडेन का ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। और हमने जब ये फैसला लिया है अपने ट्रूप्स को निकालने से, बूट्स ऑन द ग्राउंड को निकालने से अफगानिस्तान में,
हमने इसलिए लिया कि हम जानते हैं कि इस मसले का कोई ताकत से हल नहीं होगा, ये बातचीत से हल होगा। और हम नहीं चाहते कि अमेरिकी फोर्सेस एक जैसे हम कहते हैं बार्गेनिंग चिप बनाए जा सके इस जंग में अफगानिस्तान में। ज़ेड तरार साहब, यही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये आगे बातचीत में जानना चाहूँगा ज़ेड तरार साहब कि क्या ये रियलाइजेशन एट द रॉन्ग टाइम था क्या, कि बातचीत से ही बात बनेगी? क्या ये गलत समय में हुआ रियलाइजेशन था क्या, या जब भी ये ख्याल आया उसका स्वागत होना चाहिए था और वही किया गया? ज़ेड तरार साहब, आप बने रहिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी परिचय करा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब आपको नजर आ रहे हैं और अक्सर आप सुनते हैं, खास तौर से उनकी कही हुई बात आने वाले दिनों में आपको सच साबित होती हुई दिखाई देती है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, ऑपरेशन मेघदूत, कौन नहीं जानता उनका नाम। बहुत स्वागत है सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक काटजू। खास तौर से डिप्लोमेटिक चैनल्स क्या काम कर रहे हैं और उसका क्या हासिल होने वाला है वो आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। इन देशों के बीच बनते बिगड़ते आपसी रिश्ते, इनके समीकरण और आज क्या समीकरण है, आने वाले दिनों में क्या रूप लेंगे, वेद प्रताप वैदिक उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इन सभी जगहों पर नेताओं, वहां के हुक्मरानों की नब्ज वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, आपको एक अहम जानकारी दे देता हूं। ये जानकारी आपको यह समझने में मदद देगी कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात आने वाले दिनों में किस तरफ जा रहे हैं और उसका क्या असर होने वाला है उन देशों में जो पाकिस्तान से लगते हैं, जो अफगानिस्तान से लगते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि आज कनेक्टेड वर्ल्ड में कोई हिस्सा किसी से अछूता नहीं है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। 3 दुश्मन खूंखार, हिंदुस्तान कितना तैयार? हम क्यों कह रहे हैं 3 दुश्मन खूंखार? जरा यहां पर देख लीजिए, ये 3 दुश्मन और इनकी तपिश, इनकी आंच हिंदुस्तान लगातार महसूस कर रहा है। क्या शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं ये आपको बताने की जरूरत है? नहीं, शी जिनपिंग, उनकी विस्तारवादी नीति वो हमको लगातार पता है। अब उधर देखिए, बाजवा और इमरान, ये जोड़ी क्या कर रही है? हिंदुस्तान की तरफ किसका क्या रुख है? वही रुख है जो पाकिस्तान का हमेशा से रहा, बल्कि इन्होंने ये उसको बढ़ाने वाले साबित हुए। और अब इनकी शह से क्या हो रहा है? शी जिनपिंग की शह मिली हुई है तालिबान को। बाजवा और इमरान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से, और पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता रहा वहां जो भी हुक्मरान हो उसको हम सर आंखों पर लेंगे। और आपको मालूम होगा कि तालिबान जब वहां काबिज था 1996 में, जबकि वो पीक पर था, अगर कोई इनका एहतराम करता था, इनको रिकॉग्नाइज करता था, तो वो सऊदी अरब था, वो पाकिस्तान था। और अगर ये हालात आने वाले दिनों में भी बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के हिसाब से वो क्या होने वाला है। इसीलिए ये 3 दुश्मन खूंखार, हिंदुस्तान कितना तैयार, ये बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन चीन तालिबान मिलेंगे तो भारत के लिए चुनौती बनेंगे। असल में तालिबान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो मित्र कंसीडर करते हैं चीन को और उइगर लड़ाकों को अपने यहां नहीं आने देंगे। अब आप देखिए कि क्या होगा यहां पर। चीन तालिबान मिलेंगे तो भारत के लिए चुनौती बनेंगे क्या? पहली चुनौती आतंकवाद की, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद जिनको कट्टर इस्लामिक अंदाज ही भाता है, वो उसी को प्रोपोगेट करेंगे और वो पूरी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए खास तौर से, क्योंकि यहां पर तो प्रॉक्सिमिटी वाली बात है, ये बड़ा खतरनाक है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बेहद खतरनाक है। और इससे दूसरी चुनौती यह है कि भारत ने जो वहां निवेश किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को, इरिगेशन को, वहां पावर के सेक्टर में जो कंट्रीब्यूट किया है, वो सारा निवेश, उसके वहां की पार्लियामेंट को बनाने में जो भारत ने योगदान दिया है, वो सारा का सारा आप जानते हैं कि वो खतरे में पड़ जाएगा। तो न सिर्फ आतंकवाद एक चुनौती है, वहां पर भारत का जो स्टेक है वो एक तरीके से खतरे में है। और चीन पाकिस्तान के पक्ष में हो जाएंगी परिस्थितियां तो क्या होगा? यहां पर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद सिर उठा सकता है, खतरा बन सकता है। तालिबान से चीन की दोस्ती भारत के लिए खतरनाक साबित होगी। तालिबान के आतंकियों की मदद ले सकता है चीन भी। और दूसरी चुनौती निवेश को झटका इस तरीके से कि अफगानिस्तान में भारत का 2200 करोड़ रुपए का निवेश है, 600 करोड़ रुपए का निवेश इसको घोषित किया जा चुका है, पिछले साल ही इसकी घोषणा हुई है। और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में अब चीन सोच रहा है कि अपनी प्रेजेंस वहां पर बढ़ाए। 1 बेल्ट 1 रोड को वो अब काबुल तक ले जाना चाहता है और इस तरीके से सीपेक और उसको वहां से काबुल से जोड़कर कुल मिलाकर अफगानिस्तान के खजाने को चीन में ठिकाने लगाना चाहता है। लेकिन ये पूरी परिस्थितियां हिंदुस्तान के लिहाज से माकूल नहीं है। क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए था और क्या किया जाने चाहिए था में जाने से क्या आज की स्थितियां बदल सकती हैं? भारत के टारगेट 3
भारत के टारगेट हैं ये 3 करोड़ों रुपए के निवेश की सुरक्षा करना। पाकिस्तान का मोहरा ना बन जाए तालिबान और तालिबान फिर वहां काबिज होकर भारत के खिलाफ खेल ना खेलने लगे, भारत विरोधी आतंकी समूहों को तालिबान का समर्थन ना हासिल हो। और शायद इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि ISIS ड्रोन अटैक में जिसकी निशानदेही हुई थी उसको फिलहाल काबू में रखने के लिए तालिबान को कुछ हद तक शायद इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन हालात क्या हैं और आने वाले दिनों में क्या बन सकते हैं, इसको जानने के लिए आइए आप अपने मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मान रहे हैं, चूक कहां हुई? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। आपने सही कहा, 3 देश इसमें इन्वॉल्व हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और एक उसके साथ है तालिबान। अब एक एक करके अगर आप देखें तो सबसे पहले ले लीजिए चाइना, जिसके बारे में आपने भी बात की। चाइना अपने आप को एक बड़ा भारी इंटरेस्ट देख रहा है अपना इन अफ़गानिस्तान। वो ये देख रहा है क्योंकि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वहाँ पे उसको वार्म वाटर पोर्ट्स मिलेंगे ईरान के ज़रिए या पाकिस्तान के ज़रिए। वो ये देख रहा है कि वो वहाँ पर किस तरह से बेल्ट एंड रोड को बढ़ा सकता है। आपको मालूम होगा चाइनीज़ पॉलिसी जो है, वो जो इतने पुअर देश होते हैं, जो इतने अमीर देश नहीं होते, उनके यहाँ पहले तो वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद उसी पैसे को वापस लेने के लिए उसको कब्ज़े में कर लेता है। जिस तरह से आपने देखा पाकिस्तान में उसने किस तरह से पहले पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद कब्ज़े में कर लिया। वही हरकत वो श्रीलंका में करने की कोशिश कर रहा है, वही हरकत वो यहाँ अफ़गानिस्तान में करेगा। पैसा एज ए पुअर कंट्री उनको देगा, उसके बाद बेल्ट एंड रोड करेगा, अपना फ़ायदा करेगा, और उसके बाद वहाँ पे ट्रेड। सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अफ़गानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं और वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा चाइना, और उससे वो पैसा कमाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का सवाल है, ये दोनों देश के लिए बड़ा ख़तरनाक बन सकता है। आपने खुद ही कहा है अभी कि LET जैश मोहम्मद पाकिस्तान से आजकल अफ़गानिस्तान में हरकत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा कि वहाँ से जो लोग नीचे आएंगे, यानी पहली बात तो उनके रेफ्यूजीज आएंगे जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी आ चुके हैं। शायद 5000 की एक दफ़ा खबर आई थी, एग्जैक्ट फिगर हमें मालूम नहीं है। और आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी वहाँ पे रिफ्यूजीज जा रहे हैं। अब पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सोचना है कि वो एक तरफ तो तालिबान को इस्तेमाल करेंगे इंडिया के बरखिलाफ टू प्रमोट फर्दर टेररिज्म, और वो ये नहीं समझ रहे कि ये तालिबान और पाकिस्तान के जो जितनी तंसीब हैं, अगर वो मिलके पाकिस्तान की अगर हरकत में वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन पाकिस्तान को इस बात से गुरेज है क्या? बहुत सारी। सर, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, आज हमने देखा कि वहां पार्लियामेंट के सामने एक आदमी पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दे रहा था। पार्लियामेंट के सामने तक पहुंच जाते हैं आतंकवादी, हाल वो ये है वहां का। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, मैं ये समझने के लिए आपके पास आना चाहता हूं, फिर कह देता है वो कि हम आतंकवाद के सबसे ज्यादा सताए हुए तो खुद हैं। इस तरह से तालिबान को अगर प्रश्रय और बढ़ावा देने के लिए वो अपनी जमीन से उनको वहां पर अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है, वहां के लड़ाकों को, और जैश को भेज रहा है लश्कर तैयबा को कि जाओ तालिबानियों के साथ लड़ो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात ऐसी है कि अफगानिस्तान जो है हमेशा कहता गया है कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, और पाकिस्तान जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो बात करता है, पाकिस्तान ने ही तालिबान को तैयार करके रखा है इस उम्मीद से कि शायद इस जीत के पाकिस्तान बात को भूल गया कि वही तालिबान और जो अफगानिस्तान के ऊपर कल रूल करेगा, जितने जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान खुद खतरे में पड़ जाएगा। यही नहीं, जिससे पाकिस्तान ने पूरे मुल्क और पूरे विश्व को मूर्ख बनाने का देखा और अपने आप को सोचा कि हम अफगानिस्तान में जाके राज करेंगे, इतना आसान नहीं है। अफगानिस्तान के ब्रिटेन को, रशिया को, अमेरिकन को, सबको अब आप देख रहे हैं एक विडंबना है जो अफगानिस्तान के अंदर हो रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान सोचता है कि वो किस तरीके से अफगानिस्तान को रूल कर सकता है। चीन जो सोच रहा है बार बार कि पाकिस्तान जो उसका दोस्त है, उसके कारण वो अफगानिस्तान के अंदर जाएगा, लेकिन उसको डर है कि कहीं या तालिबान जो है सिंकियांग प्रोविंस की तरफ ना जाए और उसको परेशानी और हो जाए। यही नहीं, रशिया जो है, लेकिन सर क्या चीन नजदीक आ रहा है, वो भी परेशानी की बात है।
सर क्या चीन भी, अगर तालिबान ये कह भी रहा है कि वो मित्र हैं और हम उनको यहाँ आने देंगे और अपने यहाँ विकास के कामों में उनकी मदद लेंगे, चीन इसको किस तरीके से ले रहा होगा? अगली बार जब आपके पास आऊंगा तो ये समझूंगा सर, लेकिन एक अहम खबर बता रहा हूं और उसके बाद मैं जाने वाला हूं हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं उनके पास। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ गठजोड़ बनाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान में इमरान बाजवा की सेना ने चली सबसे नई चाल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लश्कर कैंपों में तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सेना की मदद से ले रहे हैं ट्रेनिंग। तालिबान लड़ाके हैदराबाद में तालिबान के लड़ाकों को ट्रेन कर रही है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान का हैदराबाद, वहां तालिबान के लड़ाकों की ट्रेनिंग हो रही है। वेद प्रताप वैदिक साहब, ये जो पाकिस्तान सोच रहा है कि एक कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन वो कर लेगा क्या? नहीं, मुझे जरा मुश्किल लगता है क्योंकि तालिबान से मेरा सीधा ताल्लुक रहा है। कई बार कंधार में, हेरात में, जलालाबाद और काबुल में उनके नेताओं से मैं बात करता रहा हूँ। वो लोग ज़्यादातर पठान हैं और पठानों में भी गिलजई पठान हैं, जिनको हमारे यहाँ खिलजी बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो गिलजई पठान हैं, इनका पंजाबियों के बारे में बड़ा ही रुखी का रुख है। वो इन पंजाबियों से हुकूमत अपने पर नहीं होने देंगे और उनको डर है पाकिस्तान के लोगों को कि अगर तालिबान मजबूत हो जाएंगे काबुल में तो एक दिन वो पेशावर को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश करेंगे। पेशावर पर उनका बहुत बड़ा दावा है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर ये है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है, और वो बल्कि सबसे बड़ा फैक्टर है। सर मैं एक गुजारिश अगर आपसे कर सकूं, आप ऑन द गो हमसे बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप मसरूफ होंगे। अगर मुमकिन हो सर तो कुछ देर के लिए कार को रोककर अगर आप बात कर लें, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है और इतनी बेशकीमती बातें जो हमको पता चल सकती हैं उससे हम वंचित हो रहे हैं सर। अगर कुछ देर के लिए रोककर आपसे बात हो सके, अगर ये मुमकिन हो, तो मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा सर। अभी आपका फ्रेम फ्रीज है। लेकिन मैं अब विवेक काटजू साहब के पास जाना चाहता हूँ। विवेक काटजू साहब, आपने सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुन लिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बैकडोर एफर्ट्स चल रहे हैं सर हालात संभालने के लिए, या आगे अब जो होगा वो हालात के हवाले? देखिए, थोड़ा बहुत अनुभव मुझे अफगानिस्तान का है, ज्यादा नहीं, खाली 25 साल का, जिसमें मैं भारत का वहां राजदूत भी रहा। तो मैं उस अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि जो मैंने देखा हुआ है उस अनुभव से कह रहा हूं कि हमें ये जो बदलते समीकरण हैं, समीकरण तो बदल रहे हैं, उन बदलते समीकरणों का हल छाती पीटने से नहीं मिलेगा। हमें संजीदगी से ये समझना है कि जो वहां हो रहा है उसमें हम अपने हितों की सुरक्षा कैसे करें। तालिबान के बारे में जो भी जानकारी है वो अभी तक ये है कि उनका उद्देश्य है कि वो काबुल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और वहां पर फिर से उनकी हुकूमत किसी तरह आ जाए। ये वो चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इस्लामिक नेशनलिस्ट हैं। हाँ, उन्होंने पहले पनाह अल-कायदा को दी थी, जिसकी वजह से ही उन पर अमेरिका ने आक्रमण किया, और 20 साल के बाद अमेरिका कुछ भी कहे, सामरिक शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। उसके कई कारण थे। आज के दिन मैंने 4 साल से ये कहा है कि जो हकीकत बन रही है अफगानिस्तान की, उसको समझने की जरूरत है, और जो तालिबान हैं और जिस तरह के उनके दस्तूर हैं उसको हम उसका खंडन जरूर करें, उसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन उनसे बातचीत करने की जरूरत है। यही राजनय की मांग है। और आज के दिन भी मेरा मानना है कि हमें अजम्पशंस पे नहीं जाना चाहिए कि चीन है, पाकिस्तान है, लेकिन तालिबान से जो भी वहां पे हर अफगान पार्टी एक दूसरे से बात कर रही है, तालिबान को एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलती है, तो हमें भी करना चाहिए, उसके आगे देखना है। मैं आपका एक लेख पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा है कि ओपनली तालिबान के साथ बात करना चाहिए, अपना हित सिक्योर करते हुए ओपनली बात करना चाहिए। सर, इससे हमारे जो आज रिश्ते हैं अफगानिस्तान के साथ वो इंटैक्ट रहे आएंगे क्या? बिल्कुल, दुनिया कर रही है।
क्या अमेरिका ने वहां पे तालिबान से बात करी? क्या अमेरिका के रिश्ते काबुल से नहीं है? काबुल की सेना को फुल सपोर्ट कर रहे हैं चीन, पाकिस्तान, रूस, जितने मध्य एशिया के देश हैं वो सब कर रहे हैं। क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है? इसी तरह राजनय चलता है। लेकिन अगर हम किसी से परहेज करें तो फिर आगे बात थोड़ी बनती है। अपने हितों की सुरक्षा, ठीक है, अपने हितों की सुरक्षा करनी पड़ेगी और उसके लिए करनी पड़ती है। ठीक है सर, मैं आपके इस पॉइंट को लेकर आगे जाता हूं, बाकी एक्सपर्ट्स के पास उनका नजरिया भी इस पर लेता हूं जो आपने कहा, लेकिन उससे पहले एक खबर बता देता हूं। तालिबान के प्रवक्ता का पाकिस्तान को दो टूक, हम पर हुक्म नहीं चला सकता पाकिस्तान, हम पर अपने विचार थोप नहीं सकता पाकिस्तान। चीन को लेकर भी तालिबान प्रवक्ता का बड़ा बयान। तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने चीन को मित्र देश बताया, चीन को मित्र बताया, पाकिस्तान को कहा कि हम पर हुक्मरानी करने की कोशिश मत करो। अब वेद प्रताप वैदिक साहब जो दूसरी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पेशावर पर इंटरेस्ट है, लेकिन उसके साथ एक और इंटरेस्ट है। और विवेक काटजू साहब के पास से, और विवेक काटजू साहब जब आपके पास में आया तो मेरा मतलब ये कतई नहीं था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला हिसाब था। मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि आपके समृद्ध तजुर्बे का, सबके तजुर्बे सुन लेने के बाद और अच्छी तरीके से दर्शक फायदा ले सकें। लेकिन मैं अब जरा वेद प्रताप वैदिक साहब के पास ये समझना चाहता हूं, पेशावर वाली आपने बात बताई, तालिबान से और क्या खतरे लग रहे हैं पाकिस्तान को, अगर कोई है तो? कि तालिबान से बड़ा खतरा ये है कि कम से कम 25-30 लाख लोग डर के पाकिस्तान में शरण लेंगे, और ये लोग जो पाकिस्तानी कानून कायदों को नहीं मानते, वो अपने ढंग से रहते हैं, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इसके अलावा तालिबान के कई शुरा हैं, मिरान शाह शुरा है, क्वेटा शुरा है, पेशावर शुरा है, और भी कई वॉरलॉर्ड्स हैं जो हेरात में, लश्करगाह में और दूसरी जगह, कई 3-4 जगह हैं जहाँ पर सक्रिय हैं। वो सरकार को चलने नहीं देंगे, वहाँ पर अराजकता फैलेगी। तो पाकिस्तानी बहुत डरे हुए हैं। इसलिए आप देखें कि पाकिस्तान दो तरफा चाल चल रहा है। एक तरफ तो वो अमेरिका को, प्रेसिडेंट बाइडेन को बिल्कुल मौका नहीं दे रहा है कि वो हवाई फैसिलिटी दे ताकि तालिबान जब हमला करें तो उन पे आक्रमण कर सकें। ठीक है, क्या उसने यानी प्रो तालिबान एटीट्यूड है। और बार बार उसके नेता साफ साफ कह रहे हैं कि तालिबान अगर आ गए काबुल में तो हमारे पास लाखों लोग आ जाएंगे। और वो कह रहे हैं, यानी जो एम्बेसडर इस्लामाबाद का बैठा है काबुल में, परसों उसका बयान निकला है कि हम संसार के देशों से प्रार्थना करते हैं। तो वेद प्रताप वैदिक साहब, ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, ये आपको आसन्न लग रही है? ये आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको लगता है पाकिस्तान की चिंता और पाकिस्तान इसे रोक लेगा? पाकिस्तान की बहुत मुसीबत है इस समय, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलकर इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। ये एक जबरदस्त मुद्दा है, हमारी सरकार के पास लोग नहीं लेकिन पाकिस्तान में तो सोच वो है ना कि अगर पाकिस्तान में आग लगी है और हिंदुस्तान पानी डाले तो उसको पानी से भी एतराज होगा, वो कहेगा पेट्रोल डाल दो। मैं जरा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब के पास जाना चाहता हूं। शंकर प्रसाद साहब, ये हालात और खास तौर से ये देखते हुए कि पाकिस्तान में हालात बिगड़े तो हमारे लिए भी वो माकूल नहीं है, क्या देख रहे हैं आप तालिबान के बढ़ते असर का पाकिस्तान में प्रभाव? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान समझ नहीं रहा है कि तालिबान उनके लिए कितना भारी खतरा बन सकता है। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे रिफ्यूजीज आ जाएंगे, पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि इतने रिफ्यूजीज को हम कैसे हैंडल करें। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आएगा कि तालिबान ने आज का स्टेटमेंट आपने दिखाया कि वो वहाँ से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो वो पाकिस्तान सोचता है कि तालिबान के जरिए भारत के अंदर वो आतंकवाद फैलाएगा। उसको ये मालूम होना चाहिए कि पहले आतंकवाद वो कहीं पाकिस्तान में ही ना फैला दे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह, आपने एक सवाल पहले पूछा था मुझसे, और दो बातें कहना चाहता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें। पहली बात तो मैं काटजू साहब से सहमत हूँ कि हमें तालिबान से बात करना जरूरी है, चाहे बैक चैनल कहिए, चाहे फ्रंट चैनल कहिए, जो भी चाहिए, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में केवल हमारा $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बल्कि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट फॉर अस फॉर ट्रेड विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो दोज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इंडिया हैज टू लुक आफ्टर। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी मैं बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो
द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन ऑल दिस गेम इज चाइना। चाइना जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा अफगानिस्तान की तरह, वो अफगानिस्तान को एक अपना और प्रोविंस बनाने की कोशिश करेगा, वो कि ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। तो चाइना ये करता है, पाकिस्तान को उसने अपना प्रोविंस बना रखा है और उसी प्रकार से सबसे बड़ा इंटरेस्ट उनका यही है इकोनॉमिकली अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सके। ठीक है, एक राय मैं जरा इसमें लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब की ले लूं, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं ताकि इन दोनों की राय पर आप जवाब दे सकें। संजय कुलकर्णी साहब, ऐसा अगर हम करें, हम सीधे सीधे अगर उनके लिए दरवाजे उनसे बातचीत के खोलेंगे, तो ये फिर क्या हमारा भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाएगा? नहीं, बात टेररिज्म और गुड और बैड टेररिज्म में, टेररिज्म तो टेररिज्म होता है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कल सत्ता किसकी होगी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान गोइंग गॉन, तालिबान, मतलब तालिबान में सत्ता संभालनी है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका जिसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे अपने सैनिकों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी अपने घुटने टेक करके वहां से जा रहा है। मुल्ला बरादर जो कि पाकिस्तानी जेल में इतने साल था, वो तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव है। पूरी चाबी, अगर हिंदुस्तान को तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं और कुछ, तो मुल्ला बरादर के पास उसकी चाबी है और हमको बातचीत करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो बातचीत है, इसमें हमारा हित देखना बहुत जरूरी है। हमारा हित क्या है? स्टेबल अफगानिस्तान, पीसफुल अफगानिस्तान में हमारा फायदा है। अगर वहां पर आग लगी रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान लगाए, चाहे चीन लगाए, चाहे रूस लगाए, हमारे को उसकी तकलीफ होगी और उस तकलीफ से बचने के लिए हमें उनसे बातचीत करना जरूरी है, चीजों को करना जरूरी है, रियलिटी के तहत और व्यावहारिक होकर देखना होगा। यही कहना हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का। मैं आ रहा हूं विवेक काटजू साहब आपके पास, लेकिन यह खबर बताने के बाद कि अफगानिस्तान के बहाने चीन अमेरिका में तकरार, अफगानिस्तान के बहाने चीन और अमेरिका में तकरार। चीन ने अमेरिका को सुरक्षा संकट के लिए बताया जिम्मेदार, अफगान के लोगों पर अमेरिका ने युद्ध थोपा। चीन जिम्मेदारियों से भागकर अमेरिका ने संकट बढ़ाया, यह चीन का कहना है। अफगान मुद्दे के लिए अमेरिका पूरी तरह जिम्मेदार है, चीन का कहना है। चीन ने अपनी जिम्मेदारी, अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बीच में छोड़कर चले गए। अब जो संकट की स्थिति बन रही है उसके लिए पूरे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार है। और इससे पहले कि काटजू साहब के पास मैं जाऊं, एक जल्दी से इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। काटजू साहब, इसके फौरन बाद में आपके पास आ रहा हूं। आपका इशारा भी मैंने देखा और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कही हुई बातों पर आपसे जवाब भी लेता हूं। लेकिन अफगानिस्तान की पूरी कहानी जरा जल्दी से आंकड़ों की जुबानी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहां क्या घटा है। एक क्विक रिकैप जैसा अगर आपको हम दे सकें। आप जानते हैं कि यहां पर एक के बाद एक तालिबान अपने कब्जे में जिलों को लेने का दावा कर रहा है। कुल 407 जिले, 1 मई तक 73 पर कब्जा होने का दावा किया जा रहा था तालिबान की तरफ से। हालांकि अब तो ये कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा हमने काबिज उस पर हो गए हैं, लेकिन हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि उनका ये दावा पूरे तौर पर सही नहीं है। अब देखिए जरा इसको, 1 मई तक की स्थिति मैंने दिखाई, जल्दी इसको चेंज कीजिए प्लीज, मुझे काटजू साहब के पास जाना है। कुल जिले 407, 29 जून तक तालिबान का कब्जा 157, क्रमशः ये कब्जा बढ़ता गया और कई जगहों पर हमने ये देखा कि सीधे सीधे बगैर किसी रेजिस्टेंस के वहां की जो फोर्सेस हैं वो सरेंडर कर रही हैं, अपने आर्मर्ड व्हीकल्स, अपनी बंदूक, अपने असलहे वो हवाले कर रही हैं। और 10 जुलाई तक तालिबान लड़ाकों की जंग 151 में चल रही है। अफगान सरकार काबिज 79 पर है। धीरे धीरे ये दिखाई दे रहा है। और जो कह रहे हैं अभी संजय कुलकर्णी साहब कि यहां से तो अफगानिस्तान इज ऑन द वे ऑफ गोइंग गॉन, एंड तालिबान आने वाले दिनों में एक रियलिटी है। इसको देखते हुए हमको चीजें करना पड़ेगा। लेकिन 20 साल में 167 लाख करोड़ यहां पर डेमोक्रेसी की बहाली के नाम पर तालिबान से लड़ाई के खिलाफ लगाए गए। विदेशों से आपात युद्ध का बैठक सिर्फ 4.4 लाख करोड़ है, जबकि यहां का अमेरिका के संदर्भ में यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। दिव्यांग सैनिकों पर 22 लाख करोड़ रुपए अभी तक अमेरिका खर्च कर चुका है और लोन का ब्याज जो उसने लोन लिया था 40 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया, क्या खोया क्या पाया, यह एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम। कुल मौतें ये करीब 2.5 लाख हो चुकी हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौतें 6,384 और अमेरिकी सैनिक अपाहिज हुए हैं करीब 10 लाख। अन्य देशों के सैनिकों की मौत 1,144, अफगान सैनिकों की मौत 78,314 और अफगान नागरिकों की मौत 71,344। न जाने कितनी जानों ने आहुतियां दी। लेकिन यहां जो चाहा जा रहा था, शांति बहाली, डेमोक्रेटिक सेटअप और यहां पर पीस आए और दुनिया के लिए यह जगह चिंता का सबब न रह जाए, क्या वो हुआ या वो सपना तो सपना ही रह गया। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जो हकीकत है उसके साथ हम तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। काटजू साहब, देखिए, अमेरिका
की एक शिकस्त तो हुई है और उसका कारण भी साफ है। वो शिकस्त इसलिए हुई कि कभी की तालिबान की सैंक्चुरीज थी, उनके अड्डे थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने उसकी पूरी मदद करी, और अमेरिका ने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को क्रॉस करके जमीनी एक्शन पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ नहीं लिया। और दो जनरल साहब बैठे हैं, वो आपको मैं समझता हूं, वो मैं जो कह रहा हूं मैं उसकी पुष्टि करेंगे कि अगर ठिकाने मौजूद रहें, सेंचुरीज मौजूद रहें, तो कोई भी फौज, अमेरिकी फौज ही क्यों ना हो, जो दुनिया की सबसे प्रबल फौज है, वो भी उनको खत्म नहीं कर सकती। अब 20 साल से ये अमेरिकियों ने फैसला कर लिया, कई राष्ट्रपति आए गए, लेकिन हम पाकिस्तान में जाके तालिबान का सफाया नहीं करेंगे तो आज जो खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है उन्होंने भुगता। दूसरी चीज, बाइडेन साहब कुछ भी कहें, लेकिन अमेरिका ने अपने उद्देश्य बढ़ाए थे और चाहते थे कि राष्ट्र निर्माण करें अफगानिस्तान में, चाहे वो आज उसको का नाकारें कि हम इस उद्देश्य से नहीं गए थे, उद्देश्य से गए नहीं हो, लेकिन वहां करने की कोशिश करी और उसमें भी उनको मात मिली, क्योंकि राष्ट्र निर्माण एक देश के लोग ही कर सकते हैं, बाहर से ये सब चीजें नहीं होती। अच्छा, अब जैसे हमने सबने कहा तालिबान एक हकीकत है, और अगर अफगान राष्ट्रीय कैरेक्टर अगर आप देखें, उस अफगानों की एक असलियत है, वो ये है कि वो बाहर का डिक्टेशन नहीं, मदद लेते हैं लेकिन डिक्टेशन नहीं। तो अगर पाकिस्तान ने पूरी मदद करी, एक जमाना था जब वो पूरा निर्भर थे पाकिस्तान पे, लेकिन अब जब वो काबुल में अफगानिस्तान में उनके पैर मजबूत हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह हम 1990 में थे वो वो जमाना बदला है, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया ने उनसे ये इशारा कर दिया, चाहे वो रूस, चाहे चीन हो, चाहे सबने ये कर दिया कि 1990 के दशक में जिस तरह आपने एक कट्टरपंथी व्यवस्था बनाई थी, अगर आपने फिर से उसकी कोशिश करी तो फिर बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है। उसके अलावा आखिरी चीज मैं कहूं, उसके अलावा मुझे ये दिख रहा है कि हमारी सरकार ये कह रही है, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन दुनिया एक होकर इस अफगानिस्तान के मसले को नहीं देखेगी, अपना हर देश अपना हित देखेगा, और हमें इस समीकरण के बीच में अपने हितों की सुरक्षा करनी है। सिद्धांतों के बारे में बात करना ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत को जो भी देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है सर, कि अगर लेजिटिमेट गवर्नमेंट, भारत लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहता है तो ये अकेली बात नहीं होनी चाहिए जो वो कंसीडर करे, उसको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि वहां की व्यवहारिकता क्या है और अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। लेकिन हमारे साथ अब तारिक फतेह साहब जुड़ रहे हैं। तारिक फतेह साहब, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हालात देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? जो अफगानिस्तान में आज का दौर है वो आने वाले दिनों में क्या दौर बनाने वाला है आसपास के देशों के लिए? अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको तो पाकिस्तान ISI ने इक्विप किया हुआ है ना, ये अफगानिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये तो पाकिस्तान ISI, वहाँ की इंटेलिजेंस सर्विसेज, और उनकी वो जो एक पागलपने की फिलॉसफी है कि डेप्थ होनी चाहिए पाकिस्तान में, ताकि वो डिटरमिन करे कि अफगानिस्तान में क्या कानून चलेगा क्या नहीं चलेगा। ये तो आज से, यानी नूर मोहम्मद तराकी जो सदर थे उनके ज़माने से चल रहा, और इन्होंने कई यानी आपको हल अगर चाहना है कि ये सारी टेररिज्म का, चाहे वो लखनऊ में हो चाहे काबुल में हो, आपको एक ही मिलेगा उसके अंदर जिम्मेवार, और एक ही चोर है पूरे बाजार के अंदर, और वो है इस्लामाबाद की ISI, पाकिस्तान की फौज और नकम्मे पॉलिटिशियन। जब तक आप इस चीज को खुलेआम हिंदुस्तान एड्रेस नहीं करता है और बातचीत और ट्रेड और ये सब करता है, इट विल नॉट वर्क। आपको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर डिक्लेयर करने में मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसमें दिक्कत क्या है। आपके सामने हो रहा है सब कुछ, अंदर बाहर, पाकिस्तान के अंदर कैसे पश्तूनों का हशर किया हुआ है, PTM को किया हुआ है, GSN मूवमेंट को किया हुआ है, बलोचिस्तान में सिविल। मुझे लगता है तारिक फतेह साहब, ये जो आप कह रहे हैं
ये ज्यादातर लोग, आपने कहा ना कि ये तो सबको दिन के उजाले की तरह दिखाई देता है, फिर क्या ये रियलिटी ऑफ सूटेबिलिटी है क्या? वेद प्रताप वैदिक साहब, एक क्विक कमेंट आपसे चाहता हूं, ये रियलिटी ऑफ सूटेबिलिटी यही ले डूबेगी क्या एक दिन? क्या फिर से जरा दोहराइए। अभी तारिक फतेह साहब कह रहे हैं कि आपको पूरे बाजार में कोई चोर दिखाई देगा तो वो इस्लामाबाद, वहां की निकम्मी सरकार दिखाई देगी, और वहां से कैसे टेररिज्म को हर जगह फैलाया जाता है ये सबके सामने। तालिबान एंगल में भी वो कह रहे हैं एक्चुअली उसके पीछे से जो खेल रहा है वो पाकिस्तान है। नहीं, ऐसा तारिक फतेह साहब को कनाडा में बैठकर ऐसा लग सकता है, लेकिन जो काडियू साहब कह रहे हैं वो खुद अफ़गानिस्तान में रहे हैं, और मैं तो पिछले 50 साल से कई बार अफ़गानिस्तान में वहाँ पढ़ा भी हूँ, पढ़ाया भी है, और अफ़गानिस्तान पर मैंने बहुत काम भी किया है। मैं जानता हूँ कि तालिबान बिल्कुल मुक्त स्वभाव के लोग हैं, ये उनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान से उनको मदद लेना पड़ रही है। लेकिन जैसा कि काडियू साहब ने कहा, और मैं इस बात को कई वर्षों से कहता रहा हूँ कि तालिबान एक बार सत्ता में आएंगे, एक बार मजबूत होंगे तो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाएंगे। देखिए, तालिबान प्रवक्ता का एक बयान 8-15 दिन पहले आया था, क्या गजब का बयान था वो। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला, जब धारा 370 वाला मसला किसी ने उठाया तो उसने साफ कहा कि कश्मीर के मसले पे हमें कुछ नहीं कहना है, ये भारत का अपना मसला है। उन्होंने उइगरों के बारे में क्या कहा है, चीन को कह दिया है कि तुम बेफिक्र रहो, हम उइगरों को, उइगर मुसलमानों को सिंकियांग में जो रहते हैं उनको भड़काएंगे नहीं। इसका मतलब तालिबान एक रूलिंग एलीट की तरह अपना स्वभाव बदल रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि जिन जिलों में तालिबान का कब्जा हुआ है वहाँ औरतों पर उन्होंने बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। पिछले 3-4 दिन में ये काम हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि तालिबान में भी कई फैक्शंस हैं। तालिबान में भी कई सेक्शंस हैं, और वेद प्रताप वैदिक साहब का कहना यह है कि अगर वो कश्मीर के मामले में कहते हैं कि भारत का मामला है, उइगरों के मामले में कहते हैं चीन का मामला है, तो उनसे ये तवक्को रखी जा सकती है, तवक्को की जा सकती है कि वो कम से कम दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कुलकर्णी साहब, सही है क्या ये नजरिया? जब तक तालिबान अकोमोडेटिव नहीं रहेगा। आ रहा हूं तारिक फतेह साहब, आ रहा हूं वापस जी। तालिबान को जब लगेगा कि उसने सरकार चलानी है तो उसको अकोमोडेटिव होना पड़ेगा, चाहे वो एमिरेट बनाए अफगानिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ना हो, लेकिन उसको मालूम है कि आज पैसा आएगा तो चीन से आएगा, और चीन तभी निवेश करेगा अफगानिस्तान में जब उसे एक तरीके से गारंटी लेगा कि वो सिंकियांग प्रोविंस के अंदर दखल अंदाजी नहीं देगा। यही कारण है क्योंकि अफगानियों ने कश्मीर के ऊपर भी दुरानी के जमाने में 50 साल से ऊपर हुकूमत चलाई है। वो जानता है जो अपने तालिबान है और अफगानी है वो नहीं आना चाहे। हम लोगों ने भी पश्तूनों के साथ, स्पेशली फ्रंटियर गांधी के साथ अगर बड़े जबरदस्त अच्छे रिश्ते थे, लेकिन पश्तूनों के साथ अगर हम अच्छे रिश्ते लगे रहते तो आज ये नौबत नहीं आती कि पाकिस्तान में कुछ कहता। पश्तून जो है हर हफ्ते हिंदुस्तानियों के साथ दिखते हैं, कल्चरली भी और वैसे भी पुराने जो संबंध है हमारे पश्तूनों के साथ बहुत अच्छे हैं, और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लेकर के चलना पश्तूनों के साथ। और ये तालिबान, ये भी पश्तूनी भाषा का ही शब्द है जिसका मतलब है शिक्षार्थी, ज्ञानार्थी, द वन हु सीकिंग नॉलेज। ये बात अलग है कि यहाँ नॉलेज के संदर्भ आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन एक अहम खबर बता दूं, पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद, जहरीले बोल शेख रशीद के, भारतीय कर्मचारियों को हटाने पर उगला जहर, भारत के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये असल में उसने बयान इस बात पर दिया, हालांकि खुद शेख रशीद को पाकिस्तान में कितनी गंभीरता से लिया जाता है ये बात जुदा, लेकिन क्योंकि भारत ने अपने अधिकारियों को वापस बुलाया है वहां के हालात देखते हुए, तो इस पर कहा कि भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। शेख रशीद का इशारों में बड़ा दावा, अफगानिस्तान में जिसकी भी सरकार हो पाकिस्तान समर्थन करेगा। ये वही हैं जो छटाक और पाव भर के बम की बात करते हैं, और आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जग हसाई हुई है। इनको, इनके देश में कई लोग और जो पाकिस्तान से जुड़ने वाले कई हमारे मेहमान होते हैं वो कहते हैं कि उनको तो हम नहीं लेते गंभीरता से आप उनकी बातें। खैर, आप यहां देखिए, आतंकियों का अड्डा बनने वाला, ये किसने कहा है? विलियम बर्न्स ने, जो CIA के डायरेक्टर हैं, उनकी ये चेतावनी है कि आतंकियों का अड्डा बनने वाला अफगानिस्तान।
अलकायदा ISIS यहां पर मजबूत होंगे, खुफिया सूचना मिलनी यहां से बंद हो जाएगी जैसे जैसे तालिबान का कब्जा यहां पर बढ़ता जाएगा। लॉयड ऑस्टिन, रक्षा मंत्री अमेरिका, वो क्या चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, 2 साल में अलकायदा मजबूत होगा, इस्लामिक स्टेट भी खुद को खड़ा कर देगा। लॉयड ऑस्टिन चेतावनी दे रहे हैं, पाकिस्तान बनाएगा जिहादी अड्डा। श्याम सरन साहब जो पूर्व विदेश सचिव हैं वो कह रहे हैं भारत के कि पाकिस्तान बनाएगा यहां जिहादी अड्डा, भारत को निशाना बनाएगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हुआ करेगी, आतंकवादी संगठन फिर से सिर उठाएंगे, तालिबान भरोसे आतंकवाद चरम पर होगा, ये श्याम सरन साहब भी कह रहे हैं। आपने देखा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्या कहा, और ये चेतावनी हिंदुस्तान के लोग भी दे रहे हैं। पहला अनुमान यह है, अब अफगानिस्तान में होगा क्या, 3 रास्ते नजर आ रहे हैं। खैर, एक्सपर्ट्स बताएंगे कि इसके अलावा भी कुछ है क्या। तालिबान अफगान सरकार में राजनीतिक समझौता होने की संभावना एक दिखाई देती है। पावर शेयरिंग फॉर्मूले से देश को नया आकार हो सकता है कि दिया जाए। दूसरा अनुमान यह है कि गृह युद्ध के संकेत दिखाई देने लगे हैं। पश्चिमी देश की मदद से अफगान सरकार लड़ सकती है और हो सकता है कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई में इनकी मदद की जाए। इस तरीके से 6 महीने में तालिबान की सत्ता कायम होती भी नजर आ रही है। यह तीसरा अनुमान है जो कि हमारे यहां जो अभी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि बस ये इनएविटेबल है और बस वक्त की बात है कि आपको ये होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले ये कि क्या वाकई अब अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह मिलेगी और इस तरीके से अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए जिंदा बॉम्ब हो जाएगा क्या? विवेक काटजू साहब, देखिए, इसको नकारा नहीं जा सकता कि तालिबान की एक मानसिकता है और जिसकी वजह से उनके कई लोग हैं जो कि अपने उद्देश्यों को और जो ये इस्लामी संगठन है उनके उद्देश्यों में तालमेल। विवेक सर, माइंड मत कीजिएगा, टाइम मेरे पास सीमित है, बाकी मेहमानों के पास भी चला जाऊं आपके आगे से। एक शब्द और कहूंगा, एक शब्द, लेकिन हमें ये अजम्पशन नहीं करना है। हम जैसे वो कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये सब वेरीफाई करते रहना। तालिबान को लेकर पूर्वाग्रह के साथ ना चलें, देखें क्या होता है और उस तरीके से अपनी नीति रखें। जरा तारिक फतेह साहब का जल्दी से ओपिनियन ले लूं। तारिक फतेह साहब, अगर जो मैं आपके प्रोग्राम पे सुन रहा हूं जो इंडिया की इंटेलिजेंसिया बोल रही है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये जो रेपुटेशन इंडिया की है कि वो डरपोक लोगों पे मुश्तमिल लोग हैं। वही गांधी जी ने जो जिक्र किया था कि किस तरह मुश्तंडे आके आपको बुल्ट करते हैं, इसी तरह आएंगे, इसी तरह तैमूर आएंगे, इसी तरह आप लोग यही बातें करते रहेंगे कि अमन चाहिए, देख लें उनको पहले। क्या हमने पहले नहीं देखा है क्या? 10 साल नहीं देखा कि कैसे तालिबान ने चला, क्या हुआ दुनिया में? तारिक फतेह कह रहे हैं कि हाथ जला चुके हैं और कितना देखना है। बहुत संक्षेप में एक 2-2 सेकंड की टिप्पणी में चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब। आवाज नहीं आ रही है और मुझे आवाज नहीं आ रही है सर आपका, आप लगता है म्यूट कर दिया है ऑडियो आपने। और इस नोट पर मुझको धन्यवाद करना होगा अपने मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इन इनपुट्स के साथ। इसमें कई तरह के नज़रिए हैं, वेरीड ओपिनियन हैं, लेकिन असल में क्या होने वाला है? अफगानिस्तान आने वाले दिनों में तालिबान की वजह से पहचाना जाएगा और तालिबान की वजह से पहचाना जाएगा तो क्या हिंदुस्तान के लिए मजबूरी होगी फिर तालिबान के साथ ही ऑफिशियली बातचीत करना और उसको मानना? ये इसके लिए इंतजार। विवेक काटजू साहब कहते हैं जैसे जैसे वक्त बीते वैसे वैसे रणनीति बनाइए। आज के लिए अड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।